आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, ऊष्मा तथा ऊष्मीय संचरण की विधियाँ। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी निकाय में तापांतर, टेम्परेचर ग्रेडियंट, इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट, तापांतर की उपस्थिति में, तापांतर मतलब तापों के मध्य अंतर के कारण उत्पन्न होती है। ऊष्मा का स्थानांतरण सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ये प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? स्वतः प्रक्रिया है। तो ऊष्मा का स्थानांतरण या ऊष्मीय ऊर्जा का स्थानांतरण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। कब तक होता है? जब दोनों निकायों का ताप समान नहीं हो जाता। कोई दो निकाय परस्पर तापीय साम्यावस्था में कहलाते हैं यदि उन दोनों निकायों का ताप समान हो। ताप की अवधारणा प्रस्तुत की जाती है किससे? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के शून्यांकी नियम से, जिसके अनुसार यदि दो निकाय बी और सी किसी तीसरे निकाय ए के साथ ऊष्मीय तापीय साम्यावस्था में हैं, अर्थात टी ए बराबर टी बी, दोनों का ए और बी निकाय का ताप समान हो, ए और सी निकाय का ताप समान हो, तो बी और सी निकाय का ताप भी आपस में समान होगा। ये अपने पास कौन सी अवस्था कहलाती है? तापीय साम्यावस्था कहलाती है। तो ऊष्मा का स्थानांतरण तापांतर या ऊष्मा की उत्पत्ति तापांतर के कारण होती है, जिसका स्थानांतरण सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ऊष्मा हमने कहा एक प्रकार की ऊर्जा, तो उसके सारे के सारे वो ही मात्रक हैं जो मात्रक किसके होते हैं? ऊर्जा के मात्रक होते हैं। जूल, कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अर्ग, ये सारे सभी मात्रक जो ऊर्जा के मात्रक हैं वही किसके मात्रक हैं? ऊष्मा के मात्रक हैं। जैसा कि हमें पता है एक कैलोरी ये ऊष्मीय मात्रक कहलाता है। एक कैलोरी में कितने जूल हैं? 4.18 जूल होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल होते हैं। एक जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। अब ऊष्मा का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरण या प्रोपोगेशन या ट्रांसमिशन क्या कहलाएगा? ऊष्मीय संचरण कहलाएगा, है ना। हीट ट्रांसमिशन कहलाएगा, जिसके 3 मेथड हैं। पहला मेथड है चालन या कंडक्शन, दूसरा मेथड है संवहन या कन्वेक्शन, और तीसरा मेथड है विकिरण या रेडिएशन। 3 मेथड हैं। इन तीनों प्रक्रियाओं में ऊष्मीय चालन की सबसे तीव्र विधि है, सबसे तेज ऊष्मीय चालन होता है कौन सी विधि द्वारा? विकिरण द्वारा। और सबसे धीमा ऊष्मीय चालन होता है किसके द्वारा? चालन विधि द्वारा। तो पहली बात आगे आज अपन बात करेंगे कौन सी विधि के बारे में? चालन विधि के बारे में। चालन जो है ऊष्मीय संचरण की सबसे धीमी प्रक्रिया है। ओके। दूसरी बात, चालन विधि द्वारा ऊष्मीय संचरण पदार्थ की सभी अवस्थाओं में संभव है। सभी अवस्थाओं में संभव है का मतलब क्या हुआ? इसके द्वारा ऊष्मीय संचरण ठोस पदार्थ में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है और गैसीय अवस्था में हो सकता है। लेकिन द्रव तथा गैस इन दोनों अवस्थाओं में ऊष्मीय संचरण इस विधि द्वारा कैसा होता है? नगण्य होता है। तो चालन विधि द्वारा मुख्यतः ऊष्मीय संचरण किस में होता है? ठोस में होता है ना। लेकिन ठोस पदार्थों में ऊष्मीय संचरण केवल चालन विधि द्वारा होता है। चालन विधि द्वारा संभव है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चालन विधि द्वारा ऊष्मीय संचरण पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में संभव है, लेकिन ठोस पदार्थों में ऊष्मीय संचरण केवल चालन विधि द्वारा संभव है। जैसे हम कहें कि भाई कोई अपने पास किसी धातु की छड़ है, उसके अगर एक सिरे को गर्म किया जाए तो थोड़ी देर बाद दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। ये अपने पास उदाहरण है कौन सी विधि का? चालन विधि का। ठीक है। चालन विधि द्वारा ऊष्मीय संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम होना आवश्यक है। माध्यम की अनुपस्थिति में चालन विधि द्वारा ऊष्मीय संचरण संभव नहीं है। ठीक है। ऊष्मीय संचरण का पथ निश्चित नहीं होता। मतलब चालन विधि द्वारा ऊष्मीय संचरण में ऊष्मीय संचरण का कोई भी निश्चित पथ नहीं होता। अगर किसी आप ठोस छड़ को आप गर्म कर रहे हो तो अपन कहते हैं कि भाई इसके जो पदार्थ हैं
पदार्थ के जो अणु हैं, अणु क्या करते हैं कि भाई पहला अणु ऊष्मा लेकर दूसरे अणु को देगा और ये इस तरीके से ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। इसीलिए अपन ने कहा कि एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। इसका मतलब चालन विधि में जो पदार्थ के अणु हैं वो अपना स्थान नहीं छोड़ते। तो इसका मतलब नेक्स्ट बात क्या आ गई कि चालन विधि द्वारा संचरण में माध्यम के अणु गति नहीं करते, है ना। कैसे होते हैं? स्थिर होते हैं, अणु गति नहीं करते। इसी प्रकार अपन कहते हैं, या अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि माध्यम के अणु हैं वो गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। ठीक है। फिर अपन ने कहा कि ऊष्मीय संचरण चालन विधि द्वारा होता है तो उसके लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है। तो चालन विधि द्वारा ऊष्मीय संचरण में जो माध्यम है, माध्यम का ताप क्या होगा? परिवर्तित होता है। माध्यम का ताप परिवर्तित होता है, या अपन क्या कहते हैं, माध्यम का ताप क्या है? बढ़ता है। माध्यम का ताप परिवर्तित होता है। ठीक है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ऊष्मीय संचरण की दिशा जो होगी वो कौन सी होगी? उच्च ताप से किधर होगी? निम्न ताप की ओर होगी। ठीक है। इसके देखो कुछ एग्जाम्पल भी अपन कह सकते हैं, या चालन के आधार ऊष्मीय चालन के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में अपन डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? एक तो आता है कौन सा? ऊष्मीय चालक। एक आता है ऊष्मीय कुचालक। ओके। और एक आता है अपने पास ऊष्मारोधी। जो ऊष्मा का पूर्ण रूप से चालन करते हैं ऊष्मीय चालक कहलाएंगे, ऊष्मा का अल्प चालन करते हैं ऊष्मीय कुचालक कहलाएंगे, और ऊष्मारोधी जो बिल्कुल भी ऊष्मा का चालन नहीं करते वो ऊष्मारोधी कहलाएंगे। जितनी धातुएं हैं वो सारी की सारी धातुएं अपने पास कौन सी धातुएं कहलाती हैं? ऊष्मीय चालक कहलाती हैं। जैसे एल्यूमिनियम आ गया, कॉपर आ गया, सिल्वर आ गया, निकल आ गया, कोबाल्ट आ गया। सबसे अच्छा ऊष्मीय चालक कौन है? सबसे अच्छा ऊष्मीय चालक होता है सिल्वर। ठीक है। इसी तरीके से ऊष्मीय कुचालक यानी जैसे अपन ने कह दिया कौन सा आ गया? प्लास्टिक आ गया, रबर आ गया, वायु आ गया। ये सारे के सारे उदाहरण है किसके? ऊष्मीय कुचालक के। और ऊष्मारोधी अपन कह सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं किसको? एस्बेस्टस। ये अपने पास एग्जाम्पल हो गया किसका? ऊष्मारोधी पदार्थ का। अब इसके डेली लाइफ के अपन बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपन बता सकते हैं। अपन कह सकते हैं कि भाई सर्दियों में एक शर्ट पहनने के बजाय 2 शर्ट पहनना ज़्यादा उपयुक्त होता है। क्यों? क्योंकि वायु है वो अपने पास कैसा है? कुचालक होती है, और किन्हीं भी 2 शर्टों के मध्य 2 शर्ट पहनने का मतलब है उनके मध्य एक वायु की कुचालक परत बन जाती है जो शरीर की ऊष्मा को वातावरण में नहीं जाने देती। इसी प्रकार सर्दियों में स्वेटर का पहनना, रजाई में ऊन का उपयोग करना, ये भी किसके ऊपर आधारित है? चालन विधि के ऊपर आधारित है। हिम और आइस जो अपन कहते हैं, एक तो अपन कहते हैं स्नो और एक अपन कहते हैं आइस। हिम और बर्फ़। हिम जो है वो बर्फ़ की तुलना में अच्छा ऊष्मारोधी है। क्यों? क्योंकि हिम के भीतर छिद्रों में वायु होती है, इसलिए। और वायु अपने पास क्या? ऊष्मा की कुचालक है। इसी प्रकार सर्दी में लोहा लकड़ी की अपेक्षा ठंडा लगता है और गर्मी में वही लोहा लकड़ी की अपेक्षा गर्म लगता है। ये भी उदाहरण किसका है? चालन विधि का ही उदाहरण है ना। शाम के समय कमरों की दीवारों का ताप बाहर की तुलना में अधिक होता है। इसी प्रकार बर्फ़ को गलने से बचाने के लिए लकड़ी के बुरादे का या बोरी के टुकड़े का उपयोग किया जाता है। सर्दी में सर्दी से बचने के लिए हम कंबल का उपयोग करते हैं, और इसी प्रकार बर्फ़ है, यदि बर्फ़ को पिघलने से बचाना है तो भी हम कंबल का उपयोग करते हैं। ये इसका उदाहरण क्यों हुआ? क्योंकि यदि हम सर्दी में कंबल का उपयोग करते हैं तो कंबल हमारे शरीर की ऊष्मा को वातावरण में नहीं जाने देती, और उसी कंबल को यदि बर्फ़ पे लपेटा जाता है तो वो कंबल बाहर की ऊष्मा को बर्फ़ तक नहीं जाने देती। ये कुछ एग्जाम्पल हैं किसके? चालन विधि के लिए। तो चालन विधि के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बातें क्या हैं? चालन ऊष्मीय संचरण की सबसे धीमी प्रक्रिया है। पदार्थ की सभी अवस्थाओं में ऊष्मीय संचरण संभव है, ठोस अवस्था में भी, द्रव अवस्था में भी और गैस अवस्था में भी। लेकिन ठोस पदार्थों में ऊष्मीय संचरण केवल और केवल चालन विधि द्वारा संभव है। पारा, मरकरी क्या है?
द्रव है, लेकिन पारे में ऊष्मीय संचरण कौन सी विधि द्वारा होता है? चालन विधि द्वारा होता है। ठीक है, इसी तरीके से ऊष्मीय संचरण चालन विधि से होगा, उसके लिए सदैव माध्यम की आवश्यकता होती है। ऊष्मीय संचरण का पथ निश्चित नहीं होता, माध्यम के अणु गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। जिस माध्यम में चालन विधि द्वारा ऊष्मीय संचरण होता है उसका ताप परिवर्तित होता है। इसका मतलब चालन विधि द्वारा ऊष्मीय संचरण माध्यम को प्रभावित करता है। ऊष्मीय संचरण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। जितनी धातुएं सब ऊष्मीय चालकों की श्रेणी में रखी जाती हैं, प्लास्टिक, रबर, वायु ये ऊष्मीय कुचालकों की श्रेणी में रखी जाती हैं। तो ये ऊष्मीय संचरण का पहली विधि है चालन विधि। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अगली विधि संवहन के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।